उत्तराखंड का ही खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चितवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने अनुसूचित जाति को लेकर बातें तो बहुत की, लेकिन उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बाबा केदार का आशीर्वाद, अब देवतुल्य जनता का समर्थन के साथ हम केदारनाथ विधानसभा में प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि स्नेह, प्रेम और अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करेगा। सीएम ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में वोट देने की अपील की। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें केवल दिखाने के लिए हमारे अनुसूचित समाज की बात करती थी, शिल्पकार समाज की बात करती थी, लेकिन काम कुछ नहीं करती थी। अगर किसी ने काम किया है धरातल पर, किसी ने उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किसी ने काम किया है, तो 2014 के बाद चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार समाज हो, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आज अनुसूचित वर्ग हो या जनजातीय समाज हो, उनके विशेष हितों को ध्यान में रखकर आज अनेक योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर बनाई जा रही है। पहली बार 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान सौंपा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस संविधान दिवस को मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया है। संविधान को संघाती पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को बाबा साहब से जुड़े हुए अनेक स्थल, कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनको भव्य पंच तीर्थ का निर्माण अगर किसी ने करवाया, किसी ने देश की आजादी के बाद इस दिशा में सोचा, तो वो काम भी किसी ने नहीं किया, केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे SC वर्ग के उत्थान के लिए आम बजट में बढ़ोतरी करनी हो, या जो अनुसूचित वर्ग के उत्पीड़न के लिए कानून बना था उसको संशोधित करके और सख्त बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे अनुसूचित और जनजाति के समाज के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उनकी स्थिति हर दृष्टि से मजबूत हुई है। हर दृष्टि से उनको आगे आने का मौका मिला है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या देश की आजादी के बाद कभी किसी ने सोचा कि अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर होना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा। भाइयों बहनों, 60 सालों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 60 सालों में नहीं सोचा गया। अगर किसी ने पहली बार सोचा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि रामनाथ कोविंद जी, जो एक सामान्य अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए, एक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को देश की सर्वोच्च पद पर बैठने का अवसर प्रदान हुआ, दायित्व में आने का अवसर प्रदान हुआ। अनुसूचित जनजाति में पैदा हुई सामान्य परिवार में द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम हो। ये ऐसे अनेक काम है। संवैधानिक संस्थाओं में अनेक जगह पर लोगों के मनोरंजन का मामला हो, हर दृष्टि से मोदी जी ने काम किया है। भाइयों बहनों, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर का अनादर करने वाली और सीताराम केसरी जी को जबरन अध्यक्ष पद से हटाने वाली ये कांग्रेस क्या जाने। कांग्रेस वाले कभी इतनी गहराई में नहीं गए कि आखिर इस प्रकार के उनके कृत्यों से पूरे अनुसूचित समाज के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या महसूस होता होगा। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भाइयों बहनों, आज हमारे प्रदेश में भी चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी, पेयजल, ऐसे अनेक क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। केदारनाथ विधानसभा की बात करूं तो लगभग एक बहुत बड़ा, अगर कर्णधार की मैं अनुसूचित बस्ती में दुर्गा माता मंदिर का सौंदर्यीकरण की बात करूं, या शिवपुरी के भंडार चौक से अनुसूचित बस्ती तक सिटी मार्ग के निर्माण की बात करूं, ये लगभग हमारे 100 के लगभग ये काम है जो अभी ये जो
चुनाव की आचार संहिता केदारनाथ उपचुनाव की जारी हुई है, उससे पहले ही हमने सबको स्वीकृति प्रदान कर दी है। और आज अगर हम केदारनाथ धाम के विकास की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो 2014 के बाद 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि से वहाँ पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं। वहाँ कंट्रोल रूम बन रहा है, अस्पताल, ऑक्सीजन पार्लर, पुलिस थाना, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहितों के लिए आवास बनाना हो, इकाइयां, धर्मशाला आदि का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्दी मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम गोंडा बनचोटी मोरखंडा नदी पर पुल का निर्माण करने के साथ ही अगस्त मुनि से थानेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम, पठानी हाल में खेल मैदान का निर्माण, अगस्त मुनि राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण या 10 जिला क्षेत्र के जगतौली में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में बाइक रैली की। सीएम के इस अंदाज ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पर दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बीच सीएम धामी के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव नजदीक है और 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए ही पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए मोर्चे पर डटे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महात्मा गांधी नेत्र जिला अस्पताल में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी कि SNCU का यहां पर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जिला अस्पताल में नीकू जैसे वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं और इनकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं सबको ईजाज की बधाई दे रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का SNCU का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री नेचर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं, नर्सें भी अब पर्याप्त मात्रा में आ गई हैं। 1500 नर्सों की बहुत जल्दी हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। और अभी 288 जो बैकलॉग के MBBS डॉक्टरों की जो भर्ती करने जा रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी। तो हर प्रकार से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब हमारे राज्य में देश में पहला राज्य उत्तराखंड हो गया जहाँ की एयर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल और व्यापार संघ के संयुक्त तत्वावधान में कुलड़ी स्थित एक होटल के प्रांगण में उत्तराखंड के पवित्र लोक पर्व इगास का आयोजन धूमधाम से किया गया। इगास कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने किया। इस मौके पर पारंपरिक यहाँ पर लोक कलाकारों और गायकों के गीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। साथ ही आतिशबाजी के साथ साथ ढोल खेला गया और साथ ही साथ लजीज पहाड़ी व्यंजन भी परोसे गए। हमारे मूल्यों में जीवित था, आज पुनः एक नए स्वरूप में, नए फ्लेवर में यह उत्सव के रूप में हमारे साथियों के द्वारा आज मसूरी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि कार्यकर्ताओं ने पूरी जनता को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया है। लोगों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को जानने का मौका मिल रहा है कि हमारी अपनी पुरानी परंपराओं में, पुरानी संस्कृति में किस प्रकार के लोक पर्व है, इन लोक पर्वों का क्या महत्व है। भगवान राम से जुड़ा हुआ
के पीछे क्या कहानियाँ हैं, हम सबको किस प्रकार से अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपनी आस्थाओं को किस प्रकार से जीवित रखना है, सुरक्षित रखना है, अक्षुण्ण रखना है, तो अक्षुण्ण रखने की दिशा में यह प्रयास अभिनव प्रयास मेरा बहुत ढेर सारा साथ हुआ है। देखिए, इजाज का पर्व हमने पहले भी बनाया है, पर इजाज का पर्व इसमें महत्व पेश करता है कि हमारा पारंपरिक पर्व है, उत्तराखंड का पहाड़ का पारंपरिक पर्व है, और इस पर्व को मनाना पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है। और इस पर्व को हमें पूरे भारतवर्ष में ले जाना है, पूरे विश्व में ले जाना है, और इस पर्व की महत्वता को जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से हमने आज ये कार्यक्रम कराए। आज कार्यक्रम में एक तो ढोल, डमाऊ, रणसिंगा, मटक बीन, इस प्रकार के यंत्रों के साथ पहाड़ी गीत संगीत है, इसके साथ साथ पहाड़ी नृत्य है, एक पहाड़ी गानों की टोली है, साथ में आतिशबाजी है, बेलू खेलने पर पुरस्कार है, और सबसे बड़ी बात आज पहाड़ी व्यंजन है। सभी लोगों के लिए पूर्ण रूप से पहाड़ी व्यंजन है, वो पहाड़ी व्यंजन जिसका आज हम समझते हैं पूरा विश्व लोहा मान रहा है। ऐसे पहाड़ी व्यंजन को इस आगाज के साथ हम शुरू करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मसूरी से ये एक बड़े कार्यक्रम की आगाज होगा और पूरे विश्व में जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रसाद जरोला जी ने करा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। मैं सोच रहा हूँ उतर के बाहर देखता हूँ। इसने सोचा उतरना क्यों, यही दिखा देते हैं। फर्स्ट इन क्लास रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ जो है 26 से आगे नई महिंद्रा वीरो से आगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LLC, जहाँ सब कुछ है, great product, zero investment, leading organization and unlimited opportunity। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं, जहाँ अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। प्रेस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में शीतकालीन को देखते हुए टाइमिंग बदल दी गई है। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि नवंबर से फरवरी महीने तक सभी सरकारी अस्पताल 9 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं पर मार्च से अक्टूबर तक 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुले रहते हैं। CMO ने यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुजुर्गों से कम बाहर निकलने को कहा है, और ऐसे में सांस के मरीजों को देखते हुए सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को प्राथमिकता से देखने के निर्देश भी जारी किए हैं। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में जिस तरह देखने में आ रहा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जो बुजुर्ग मरीज है हमारे, जिनको सांस लेने की बीमारी है, उनमें दिक्कत आ गई है, तो मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें भी निर्देश दिए गए कि इस तरह के जो मरीज आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको देखा जाए। और बुजुर्ग लोगों से भी मेरी सलाह रहेगी कि सुबह या शाम को जो घूमने जा रहे हैं, जब तक जो हवा का प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, थोड़ा उसको अवॉइड करें, जिससे कि सांस लेने की या दमे की या फेफड़ों की बीमारी से अपने आप को बचाव कर सकें। तो सभी अस्पताल पूरे स्टेट में 9 बजे से 3 बजे तक चलते हैं, और देश में जो बाकी के 8 महीने हैं, 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि अब नवंबर शुरू हो गया, तो सभी अस्पताल 9 से 3 बजे तक खोलने के लिए मेरे द्वारा संबंधित। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में मंगलवार को स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं पर कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया है कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद है। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों के अंदर जो उनके भीतर छिपी प्रतिभा है
उसको निखारने के साथ ही खेल के रोजगार में मिलने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में, और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम से आपने देखा भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी जैसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था, और आज हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे। उपनल कर्मी नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीते कल सचिवालय का घेराव किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। तो न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। बच्चों के विकास के लिए पठन और पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कृष्ट शुरू किया गया है, जिसमें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को स्मार्ट स्कूल बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही साथ दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। ये आप अवगत हैं कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। तो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल रहा है। उचित टॉयलेट्स और जो हमारे पानी के टैंक्स रहते हैं उनको मंचनेट कवर प्रदान करना कि जिससे वो डैमेज ना हो और हमारी पानी की पूर्ति निर्बाध सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर, जिसमें इंग्लिश हिंदी की महापुरुषों की जीवनियाँ हों, डिक्शनरीज हों, एटलसेस हों, जिससे बच्चों मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ साथ जब वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए तो अपने आप को अब्रेस्ट रख सकें। और इसके साथ ही जो हमारे स्कूल्स में फर्नीचर विहीन है, जितने भी स्कूल फर्नीचर विहीन है, तो हमारा लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको कवर कर दिया जाए। तो इसमें ऑलरेडी सीईओ के लेवल पे प्रशासन द्वारा एक डिस्क्रिशनरी फंड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है, जिसमें प्रथम चरण में उनको 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। उनसे जैसे ही और डिमांड आएगी तो और फंड्स का भी मैनेजमेंट किया हुआ है। और देवोत्थान एकादशी और बाबा श्री खाटू श्याम जन्म महोत्सव के अवसर पर डोईवाला में भक्तों ने कार्यक्रम आयोजित किए। बता दें कि देवोत्थान एकादशी के अवसर पर जहां माता तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह करवाया जाता है, इस दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत खास है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शयन काल से उठते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं इस अवसर पर डोईवाला के सिद्ध पीठ शक्ति भवन मंदिर में भगवान शालिग्राम की बारात बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें कि भक्त जन खुशी से भगवान के भजनों पर झूमते नजर आए। भगवान शालिग्राम का स्वागत डोईवाला में कई व्यापारियों ने प्रसाद वितरण कर किया। भगवान की बारात पूरे डोईवाला नगर क्षेत्र से होते हुए शक्ति भवन मंदिर पर आकर समाप्त हुई, जहाँ भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया।
वहीं भगवान खाटू श्याम का जन्मोत्सव और इगास का पर्व होने से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। इस दिन सच्चे मन से मानी गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं काल में थे और आज जो है भगवान हर दिन को जाते हैं, आज से मंगल कार्य शुरू होता है और आज के दिन माँ तुलसी रानी की जो है भगवान से विवाह होता है, विधिवत जो है भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये पर्व जो है साल भर में एक बार कार्तिक मास में इसमें बताया गया है कि जो कार्तिक व्रत अगर विष्णु पंचक से यानी एकादशी से और पूर्णमासी तक करता है उसको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। इसमें प्रातः काल उठना, गंगा स्नान करना और भगवान की भक्ति करना ये उत्तम बताया गया है। इसलिए सभी लोग आज खुशी मना रहे हैं भगवान की और तुलसा माता के विवाह के उपलक्ष्य में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे। विवाह से पहले जन्माता जैसे होता था भगवान जी का, उस तरह से हुआ। भगवान को थोड़ी देर विश्राम किया, भजन कीर्तन हुआ, संगत लोग को नाश्ता किया, भगवान के चरण हमारे घर में पड़े, हमारे वही बहुत है। बाकी हम तो चाहते पूरे नगर में प्रभु की कृपा हो, भागीदारी की कृपा हो, ये उत्सव हर घर में हो, हर घर में हम जागरूकता हमारे सनातन धर्म में आए, ये हम चाहते हैं। सबको इसी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को जो है काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर लंबे समय से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान सीज कर दिया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर जुर्माना लगाया और मुख्य अधिकारी जो है चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी तथा पुलिस ने निजी अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं करवाए गए थे और बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी था। डॉक्टर अमरजीत साहनी ने बताया कि जब उन्होंने टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारा तो ये खुलासा हुआ कि अस्पताल की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल की ओर से कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई, जिसे अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस दौरान एक महिला मरीज का उपचार चल रहा था, जिन चिकित्सकों ने उपचार किया उन पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल में मरीजों का उपचार करने पर जुर्माना लगाया गया। जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आजकल CEA के रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल्स की और लैबों की जांच की जा रही है। तो आज जो है मुरादाबाद रोड पर काशीपुर में सेवा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इनके पास जो है मूल रूप से CMO ऑफिस से कोई भी इनका कागजात या CEA का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं पाया गया। तो एक महिला एवं यहाँ पे पाई गई जिनका कि ऑपरेशन हुआ है और उनका सीवियर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया ने आकर उनका ऑपरेशन किया है। तो उन पर भी चालान निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि डिग्री धारक डॉक्टर अगर अनरजिस्टर्ड अस्पताल में चालान करता है, वो काम करता पाया जाता है, तो उनको भी जुर्माना शुल्क भरना पड़ेगा। और सेवा हॉस्पिटल से जुर्माना तय किया गया है और इनको जब तक इनके कागजात पूरे नहीं हो जाते हैं CMO कार्यालय से, तब तक इस अस्पताल को सीज किया जाता है। तो मरीजों ने कहाँ रहते हैं? जी, मरीजों को मरीज एक ही थे यहाँ पर, तो मैं चाह रहा था कि इनको मैं राजकीय चिकित्सालय में भेजूं, लेकिन मरीज का कहना है कि अब हम सही हैं और हम अपने घर जाना है। तो चलिए इस बुलेटिन मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।